पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको कंटेन करे, उसको उसमें रखे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो हम लोगों ने जिस पॉइंट को, चलिए पी पॉइंट को हमें निकालनी थी, तो इसको कंटेन करते हुए एक गॉसियन सरफेस दी। ये नहीं, गॉसियन सरफेस को ऐसे नहीं बना देना कि बस इनक्लोज कर दो। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है, वो इनक्लोज कर देते, बस क्लोज होना चाहिए। चार्ज तो क्लोज होना चाहिए, लेकिन जिस पॉइंट पे निकाल लो उसको कंटेन करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं अपनी स्फेरिकल शेल में भी। वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। इस टॉपिक को आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आईआईटी में भी जो इसके आपके कुछ हम बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से मतलब कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्पज़ से देखा जाए, कंपटीशन पर्पज़ से देखा जाए या आपके प्री बोर्ड्स के पर्पज़ से देखा जाए, बोर्ड्स के पर्पज़ से देखा जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार किए जाते हैं। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको आखिरी में कराएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसका जो डेरिवेशन को सबसे सिंपलेस्ट वे में, आपने अभी तक जहाँ कहीं पढ़ा होगा, मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप में इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा। लॉजिकली कनेक्ट होती जाएंगी चीज़ें आपको कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है। मैंने गॉस लॉ को एप्लीकेशन के लिए आपको 4 ही स्टेप बताए हैं, उन स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग चीज़ों को कन्वे करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आज हमें जो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो देखिए स्फीयर और स्फेरिकल शेल में कुछ अंतर होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्फीयर क्या होता है और स्फेरिकल शेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो स्फीयर और स्फेरिकल शेल को अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो कुछ बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर क्या होता है, आपने अपने डेली लाइफ में इसका खुद ही बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा होगा, सॉलिड स्फीयर का और स्फेरिकल शेल का। आप सभी लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते होंगे और बच्चों ने क्रिकेट खेला ही होगा आप लोगों ने। तो हम लोगों ने कुछ 2 तरीके की बॉलों से क्रिकेट खेला है, ठीक है। एक बॉल होती है लेदर की, एक बॉल होती है किसकी, लेदर की। तो लेदर की बॉल क्या होती है यार, अंदर से पूरी भरी होती है, तो आप उसको कह सकते हैं लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो जो लेदर बॉल है वो आपकी क्या होती है, सॉलिड स्फीयर की तरीके, ठीक है। और आप सभी लोगों ने एक प्लास्टिक की बॉल आती थी पीले कलर की, कुछ याद हो, कुछ हरे कलर की भी आती थी, हरा पीला का मिक्सचर होता था। तो उस कलर की जो बॉल होती थी उसको भी आपने देखा होगा और उससे भी खेला होगा। तो उसमें क्या होता था, अंदर खाली होता था लेकिन एक मोटी प्लास्टिक से वो क्या होता था, उस मोटी प्लास्टिक से वो वर्क करता था। वो एक मोटी प्लास्टिक की वो बॉल बनती थी, यानी कि अंदर खोखला और बीच में कुछ मोटी प्लास्टिक की बॉल। तो उस तरीके के शेप को कुछ बोला जाता है स्फेरिकल शेल, उस तरीके की बॉल को बोला जाता है कुछ स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल और स्फेयर में बड़ा लोगों को कॉन्सेप्चुअली कई बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। तो जो हमारी प्लास्टिक की बॉल होती है वो आपकी कुछ होती है स्फेरिकल शेल, और जो कुछ लेदर की बॉल होती है उसको बोला जा सकता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके हमको कुछ 2 केसेस पढ़ने होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की तो इसमें कुछ कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग कुछ सॉलिड स्फीयर पढ़ना होगा, और दूसरा कुछ हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ना होगा। इसी तरीके से हम बात करें स्फेरिकल शेल की तो वो भी हमें कुछ 2 तरीके की ही पढ़नी पड़ी होंगी, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और एक पढ़नी होगी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये 4 तरीके की हमें प्रूफ और डेरिवेशन करने हैं। बहुत ही आसान है, इतना परेशान वाली बात नहीं कि 4 करने हैं। 4 में 3 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली एक होता है, तो हमें बहुत आसानी रहेगी। किन 3 का एक होता है, स्फीयर के कंडक्टिंग का और इसके कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है। ये तीनों एक ही जैसे होते हैं, इसका डेरिवेशन एक ही है, इसको हम लोग एक ही डेरिवेशन से समझ लेंगे। और जो एक हमारा होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसको हमको एक अलग डेरिवेशन से समझना होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, कुछ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। देखिए अगर ये सॉलिड स्फीयर दिया है और ये एक स्फेरिकल शेल दी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि सॉलिड स्फीयर से कुछ डिस्टेंस है, कोई r डिस्टेंस है,
यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है। ऐसे ही कुछ अपनी स्फेरिकल शेल का भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रूफ एक ही होना है। हमको जो अभी देखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर ड्यू टू द कंडक्टिंग, अभी हमें किसका देखना है, कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर इसको सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल, ठीक। और स्फेरिकल में भी दोनों तरीके के हो जाएंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम ये ले रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, कुछ सॉलिड स्फीयर, ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर, और ये हो गया हमारा क्या, कुछ स्फेरिकल शेल्स, क्या हो गई, स्फेरिकल शेल। दोनों ही जगह पे क्या, उसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है, इस यहाँ पे मान लीजिए कोई P पॉइंट है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, यहाँ पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। कुछ बात कही गई है, बात क्या कही गई है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में अगर मान लिया जाए सेंटर पे चार्ज रखा गया, और स्फेरिकल शेल में भी अगर सेंटर पे चार्ज रखा गया, तो आपको मालूम होगा कुछ कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो वो क्या करता है, उसके सेंटर पे कभी भी कोई चार्ज रखा जाए तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, जैसे इंडक्शन क्या होता है, जो भी चार्ज होता है उसके सामने उसका जस्ट अपोजिट चार्ज, यानी कि यहाँ पे निगेटिव, और निगेटिव के बाहर अगर बात करेंगे तो कुछ जस्ट अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और इसके बाहर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, और ओवरऑल चार्ज जो होगा जो सेंटर पे था वो सेंटर पे कभी नहीं रहेगा। ये खासियत होती है आपकी कंडक्टिंग स्फीयर्स की। तभी कहा जाता है, ये हम लोग कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, कि जब भी बारिश हो रही होती है तो हमको कार में अगर हैं तो कार के अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार के अंदर रहने से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर मान लीजिए बिजली गिरी, जैसे कि आप लोग केस आजकल सुन रहे हो बिजली गिरने 200 लोग मर गए, ठीक है, तो अगर कार के अंदर आप बैठे रहेंगे तो जो चार्ज है वो केवल बाहर रहेगा, वो कभी इसके अंदर नहीं आएगा। चार्ज इसके अंदर नहीं आएगा तो कभी आपको शॉक नहीं लगेगा और आप पूरी तरीके से सिक्योर होंगे, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कुछ इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वो भी कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करंट से शील्ड करना होता है, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको करंट से शील्ड करना होता है, वहाँ पर भी कुछ यही फिनोमेना लगाते हैं। हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके सरफेस पे क्यों चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये एक हमारा जो इंडक्शन इफेक्ट है, या फिर इसे कहा जाए कुछ इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से इसके सेंटर पे कभी भी कोई चार्ज रखा जाएगा और वो स्फीयर अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसके सरफेस पे चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ ऐसे ही स्फेरिकल शेल में भी होगा, अगर उसके सेंटर पे अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कंप्लीटली क्या होगा, उसकी शेल पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज दिया है, ठीक, जो हमारे सेंटर की बजाय सरफेस पे चार्ज आ चुका है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि कोई एक ये डिस्क्रीट अमाउंट का चार्ज नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस अमाउंट का चार्ज है। कॉन्टीन्यूस अमाउंट का चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग जो अभी तक तरीके पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, एक लॉ पढ़ा था जो बेसिक कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम लोग, वो कूलॉम्स लॉ था। उसके बाद हम लोग दूसरा लॉ पढ़ा गॉस लॉ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस चार्ज जब भी दिखेगा, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस चार्ज है, कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, तो यहाँ पर हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए गॉस लॉ कब लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके गॉस लॉ लगाने के कुछ 4 स्टेप हैं, उन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो केवल आप यही 4 स्टेप को फॉलो करिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है वो ये कुछ होता है कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालनी है, उसको निकालने के लिए उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक गॉसियन सरफेस आपको लेना होता है, उसको उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक गॉसियन सरफेस। तो ये देखिए, एक हम लोगों ने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, ये रहा अपना एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। साइमल्टेनियसली नीचे भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है। सेम गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, चाहे सॉलिड स्फीयर चाहे स्फेरिकल चलो एक ही जैसा है, ठीक। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले स्टेप 1 होता है कि ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन सच अ मैनर, इस तरीके से कुछ क्या किस तरीके के कि दैट विल कंटेन द पॉइंट, वो जो भी आपका पॉइंट कंटेन द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, ठीक।
ये सब आप लोग लिख लोगे, ठीक है। हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 में हमें जो होता है कि वो गॉसियन सरफेस जो अपने लोगों ने बनाई है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। क्योंकि हम लोगों ने जो गॉस लॉ पढ़ा है, वो गॉस लॉ ये पढ़ा है कि नेट फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो नेट फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब जो चार्ज इनक्लोज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि चार्ज इनक्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो स्टेप 2 होता है वो केवल हमें निकालना होता है चार्ज इनक्लोज। अगर आपने चार्ज इनक्लोज निकालना सीख लिया, आपको अगर आता है, तो आपने समझ लिया 70% क्वेश्चन जो है वो क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से निकालना है चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज मतलब क्या? जो भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज होगा। अगर हम कुछ ये बात करें, गॉसियन सरफेस 1 की बात करें, GS1, तो गॉसियन सरफेस के अंदर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज लेट अस सपोज हम लोगों ने Q दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Q चार्ज हम लोगों ने दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं तो वही जो टोटल चार्ज सेंटर पे दिया तो वही जाकर उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, या फिर Q इनसाइड इज इक्वल टू कुछ Q आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है वो कुछ Q चार्ज इनक्लोज्ड है। स्टेप 3 पे हम लोग आते हैं। स्टेप 3 क्या बताता है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब हमें सरफेस एरिया देखना है किसका? जो गॉसियन सरफेस अपने लोगों ने लिया है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया। गॉसियन सरफेस क्या लिया है? वो एक्चुअली जो गॉसियन सरफेस लिया वो स्फेयर लिया है। उसका अगर हम कुछ सरफेस एरिया की बात करेंगे तो स्फेयर का सरफेस एरिया हमको मालूम है 4πr² होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी बहुत सिंपल है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 4πr²। ये 3 स्टेप आपने कर लिया। उसका चौथे स्टेप में हमें क्या करना होता है? अप्लाई करनी होती है अपनी गॉस थ्योरम। अप्लाई द गॉस थ्योरम, अप्लाई द गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, जो भी आप समझिए, ठीक है। क्या अप्लाई करते, कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। हमें गॉस की थ्योरम क्या बताती है? गॉस की थ्योरम हमको ये बताती है कि नेट फ्लक्स, जब उन्होंने नेट फ्लक्स निकाला है इंटीग्रल, या फिर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? E.dA लिख सकते हैं। E.dA कुछ इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ये बोला जाता है, ठीक है। ये समेशन है। इंटीग्रल मतलब क्या होता है यार? तुम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? चीज़ों को जोड़ना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? चीज़ों को तोड़ना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या? कि E.dA, यानी कि जो E.dA है किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, ठीक, और ऐसे ही जितने सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को जोड़ दिया जाए उसका सम। तो कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमें मालूम है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर कुछ ये होगा। और हमको ये मालूम है कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, या फिर कुछ कह सकते हैं, अगर याद होगा, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड होती है। तो रेडियली आउटवर्ड हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ जाए उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक। तो ये अपनी रेडियस इसकी तरफ बाहर जा रही है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी और एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी तो यानी कि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होने वाला है। तो हम लोग कुछ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल जो है, अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने हटा दिया तो cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू कुछ 1 होती है। ये हो गया Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 इंटीग्रल ई वेक्टर को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। dA cos 0 अपना वो होता है कुछ 1। ये हो गया Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। ये dA को अपने लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो dA को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो dA की वैल्यू आ जाएगी कुछ क्या? 4πr²। dA क्या होता है? कितना इसके अंदर का एरिया, वही हम लोगों ने निकाला था ना। तो आ जाएगा 4πr²। और Q इनक्लोज की बात करेंगे, Q इनक्लोज भी निकाल चुके, तो आ जाएगा कुछ Q अपॉन ε0, कैपिटल Q अपॉन ε0, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4πε0r²। Q अपॉन 4πε0r²। ये तो हम लोगों ने देखा हुआ फॉर्मूला कहीं पर। ये फॉर्मूला तो अपने लोगों ने कहीं देखा है। तो क्या देखा है?
हम लोगों ने ये देखा कि तब देखा था कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखते हैं तो कुछ यही निकल गया थी Q/4πε0 r²। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r² के। 1/r² के अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है तो यानी कि क्या, जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके का, लेकिन ये तो हम लोगों ने जब उन्होंने वहाँ निकाला तो उसमें इसमें अंतर नहीं है, अंतर है। अंतर किस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो किसके लिए निकल के आई है कि इस सॉलिड स्फीयर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए निकल के आई है। कब निकल के आई है, अगर मान लीजिए इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है, इस स्फेरिकल शेल की भी रेडियस r है, और जो पॉइंट लिया है हम लोगों ने r, स्मॉल r, तो इस यहाँ पर उन्होंने जो केस लिया है, केस 1 जो हम लोगों ने लिया है वो क्या लिया है कि r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जो r अपने लोगों ने लिया है वो पहले केस के लिए लिया है। लेकिन अगर यही जो r पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इस r डिस्टेंस पे, अगर ये पॉइंट इस तरीके से हो कि r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो, इस बार तो r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है वो देखेंगे। तो केवल एक लिमिटेड केस से कह सकते हैं उस जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड केस में ये लग रहा है कि ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि क्या ये दिखा रहा है, ये पूरा चार्ज तुमने एक पॉइंट पे रखा या स्फीयर पे बिखेर दिया है, ये दोनों ही एक बात हो जा रही है किसी एक लिमिटेड केस के लिए, लिमिटेड केस ही है, ठीक है। चलिए वाले केस की बात करते हैं, जब r जो होगा लेस देन r के लिए होगा तब किस तरीके से चीज़ें होंगी। हम लोग केस 2 की बात करते हैं, केस 1 हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। केस 1 हमारा क्या हो चुका है, केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, कुछ KQ/r² के बराबर दी है, ठीक है। केस 2 को निकालते हैं, फिर एक कंपैरेटिव, एक ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट कराई जा सकती हैं। हम लोग कुछ बात करते हैं वाले केस की, केस 2। केस 2 हमारा क्या होगा, व्हेन r इज़ लेस देन r, जब r जो हो कैपिटल R से कम हो, ये क्या केस होता है। चलिए इसके लिए हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसको देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर भी हमें कुछ वही 4 स्टेप को फॉलो करना होगा जो स्टेप अभी तक हम लोगों ने फॉलो किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये स्फेरिकल शेल है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक। इसकी रेडियस, इन दोनों की रेडियस कैपिटल R दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक उस पॉइंट की जो इसके अंदर है। ये एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से हम कह सकते हैं कुछ स्मॉल r है, इसकी डिस्टेंस कुछ स्मॉल r है, और ये पॉजिटिव चार्ज चूँकि क्या होगा, स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अपने स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तो स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, ठीक। और हमको जो निकालना है, इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कुछ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी रेडियस कुछ कैपिटल R दे चुके हैं। अब हमें निकालना है, तो यानी यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें 4 स्टेप इस्तेमाल करने हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमें ड्रॉ करना होता है गॉसियन सरफेस को। तो यहाँ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, इस तरीके गॉसियन सरफेस है। ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया, सिमेट्रिकल होना चाहिए। आपको बता चुके हैं कई बार कि वो हमने पूरा लेक्चर में कवर किया था, फ्लक्स का लेक्चर। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर फ्लक्स का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत प्रॉपरली बताया है किस तरीके से क्या चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। कौन सा टाइप का गॉसियन सरफेस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, वो चीज़ें प्रॉपरली वहाँ पर हमने क्लियर करी हुई हैं, ठीक है। स्टेप 1 की बात करते हैं। कुछ स्टेप 1 होता है कि ड्रॉ करना है हमको गॉसियन सरफेस। क्या करना है हमको, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस को किस तरीके से ड्रॉ किया था, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि वो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको कंटेन करे, उसको उसमें रखे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो हम लोगों ने जिस पॉइंट को, चलिए P पॉइंट को हमें निकालनी थी, तो इसको कंटेन करते हुए एक गॉसियन सरफेस। ये नहीं, गॉसियन सरफेस को ऐसे नहीं बना देना कि बस इनक्लोज कर दो। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है, वो इनक्लोज कर देते, बस क्लोज होना चाहिए चार्ज तो क्लोज होना चाहिए, लेकिन जिस पॉइंट पर निकाल लो उसको कंटेन करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं अपनी स्फेरिकल शेल में भी, ठीक। तो ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस को, हम लोगों ने कर दिया। स्टेप 2 की बात करते हैं। हमें निकालना क्या है कि चार्ज कितना इनक्लोज है, Q इनसाइड
क्यू इसके अंदर मतलब चार्ज कितना है किसके अंदर, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि चार्ज सारा कहाँ चला गया है, सरफेस पे। यहाँ पर भी देखते हो तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सारा सारा कहाँ चला गया, अपने सरफेस पे चला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चार्ज देखें, चाहे इसके अंदर भी चार्ज देखें, क्यू इनसाइड क्या हो गया अपने, जीरो। क्यू इनसाइड कितना हो गया, जीरो, ठीक है। कुछ स्टेप 3 की बात करते हैं। तो स्टेप 3 हमें क्या कहता है कि एरिया आप देखिए उस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर का जो एरिया होगा वो कुछ होगा 4πr²। हम स्टेप 4 की बात करते हैं। तो स्टेप 4 हमें क्या कहता है कि ड्रॉ करिए गॉसियन सरफेस को, अप्लाई करिए गॉस लॉ को। तो अप्लाई कर लेते हैं अपना कुछ गॉस लॉ को हम लोगों ने अप्लाई किया। तो गॉस लॉ को अप्लाई करते कुछ हमारा सिंपल सा गॉस लॉ होता है क्या, कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नेट फ्लक्स को इंटीग्रल E.dA लिख देते हैं, E.dA, और क्यू इनसाइड को कितना चार्ज इसके अंदर है, तो चार्ज तो इसके अंदर जीरो दिख रहा है, तो क्यू इनसाइड E.dA मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा वो चूँकि सेम हो गए, जो आपका DA वेक्टर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे तो ये E.dA का, और ये कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा को उन्होंने मान लिया क्या, ये कुछ 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल उसके बीच में 0 है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो 4πr² यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिवाइड कर देंगे तो कुछ 0 आ जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। और कुछ गॉस लॉ भी पढ़े हैं, तो गॉस लॉ में कुछ बताया कि उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होता है, अगर किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ये उन्होंने पढ़ा हुआ है गॉस लॉ में। तो वही चीज़ है। तो जब हमारा केस है R इज लेस देन R का, कैपिटल R का, R जब कैपिटल R से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी नहीं, ठीक है। और जबकि जब ज़्यादा होगा तो कुछ 1/r² से रिलेट कर रहा था। अब हम लोग कुछ इसकी बात करते हैं, जब R जो होगा वो बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ स्फेयर के सरफेस की। R जब बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल R के, R जब बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, तब क्या होगा, किस तरीके से तब निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमें वाला पॉइंट देखना है। अब जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, सरफेस पे। अब जो अपना P पॉइंट है वो कहाँ पर है, सरफेस पे। कुछ केस 3 देख लेते हैं, फिर सारी कंपैरेटिव स्टडी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ कैपिटल R पे एक पॉइंट P, और हमें फिर से यही 4 स्टेप ही फॉलो करने होंगे। कुछ पहला स्टेप होगा गॉसियन सरफेस को कंटेन, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो कुछ गॉसियन सरफेस अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। कुछ ये कह सकते हैं ये एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इसके सरफेस पे ये देखिए डॉटेड है, एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो पहला काम हो गया गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। दूसरा इसके अंदर चार्ज देखेंगे क्यू इनसाइड, तो सारा चार्ज तो सरफेस पे ही है, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज देखना हो तो वही तो चार्ज होगा जो सेंटर से इसके ऊपर आया। तो इसके अंदर नेट चार्ज देखेंगे तो कुछ नेट चार्ज आएगा कैपिटल Q के बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया चूँकि फिर भी गॉसियन सरफेस उन्होंने स्फेयर ही लिया है, तो इसका सरफेस एरिया 4π, और ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो ये 4π कैपिटल R का स्क्वायर, 4π कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग फिर तो गॉस लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। तो गॉस लॉ वही होगा क्या, आपका नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स की कुछ बात कर लेते हैं। नेट फ्लक्स हो जाएगा E.dA कुछ इंटीग्रल के साथ इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड मतलब क्या, कितना आया अपना, कुछ Q आया ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E.dA चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हम लोग देख चुके हैं एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो दोनों का एंगल 0 हो जाएगा। तो E.dA की बात करेंगे तो E बाहर आ जाएगा। dA की बात करें तो इंटीग्रल dA जो होगा वो कुछ 4π कैपिटल R स्क्वायर, जो कॉस चूँकि 0 होकर 1 हो चुका हो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA की बात करेंगे तो 4π कैपिटल R स्क्वायर हो चुका है, तो E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4π कैपिटल R स्क्वायर,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमें दिख रहा है। क्यू भी कांस्टेंट है, कुछ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और आर चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है कि स्फीयर के लिए देखी जाए तो पूरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है। कहाँ पर? जब हम बात करते हैं सरफेस पे, कहीं वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें कुछ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर जो होगा छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सरफेस पे जो होगी कांस्टेंट होगी, और सरफेस से जैसे ही मूव करेंगे तो कुछ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r²। ठीक है, तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग। तो कंपैरेटिव स्टडी क्या दिखा रही है? कंपैरेटिव स्टडी हमको दिखा रही है, हम तीनों केस को लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर ग्राफिकली एक बार अप्रोच करते हैं। केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 क्या था? व्हेन r इज़ लेस देन r, व्हेन r इज़ लेस देन r, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो 0 थी। केस 2 की जब बात कर लेते हैं तो ये कुछ आएगा r इज़ ग्रेटर देन r, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। और कुछ बात कर लेते हैं केस 3 की, तो केस 3 में जो होगा वो होगा r इज़ इक्वल टू r, यानी कि E इज़ इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी तीन चीज़ें। इसके लिए अगर लेट अस सपोज ग्राफ एक बनाया जाए तो इसका ग्राफ बहुत बढ़िया बनेगा, और ये E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं R इज़ इक्वल टू R की, कई बुकों में आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक स्टाइलिश टाइप का देखा होगा, कुछ ये एक स्फीयर बन गया है। अगर बात करें इस तरीके की ग्राफ की, कुछ ऐसा देखा होगा। तो जब r इज़ इक्वल टू आर की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जब ये बात हो रही r इज़ लेस देन r की, और यहाँ पे कुछ बात हो रही r इज़ ग्रेटर देन r की, तो जब r इज़ लेस देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जा रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रही। तो यहाँ कुछ भी बिल्कुल पैरेलल टू एक्सिस ये कर्व जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब r इज़ इक्वल टू r हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ पे E इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ठीक, अब लोग बात करते हैं इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/r² से वेरी कर रही होगी, तो यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेरी करेगी। तो वेरी करेगी तो ये 1/r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरी कर रही है, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, और ये एक परफेक्ट तरीका है जिस तरीके से आप डेरिवेशन करोगे। ठीक है, चाहे वो आपकी स्फेरिकल शेल का हो, चाहे आपके सॉलिड स्फीयर का हो। ठीक है, देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक NCERT का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, आखिरी के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, तो वो आप लोगों ने अगर NCERT को अटैम्प्ट किया होगा तो वहाँ आपको मिले होंगे। मैं क्वेश्चन उसी में से कराने की कोशिश करता हूँ। NCERT के आप लोग इस वक्त सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज के आपने इतना पढ़ लिया है कि कहीं से भी NCERT का आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाना चाहें तो हर जगह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप हमको बताइए। कुछ NCERT का क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आपकी टेक्स्ट NCERT बुक तो आप सभी लोगों के पास होगी, नहीं तो इंटरनेट पर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायामीटर 2.4 मीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका डाया जो है वो कुछ है 2.4 मीटर का। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 22 है NCERT का, इसमें गिवन सारी बातें लिख लेते हैं। गिवन दिया है कुछ डाया दिया 2.4 मीटर, और रेडियस की बात करते हैं कुछ 1.2 मीटर की रेडियस है। अब आगे बात करते हैं, एक उन्होंने दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी उन्होंने कुछ सिग्मा दे रखी है। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये तो कुछ दिया 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि पहला इन्होंने पार्ट पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इन्होंने कुछ पूछा है चार्ज क्या होगा स्फीयर के ऊपर। दूसरा पूछा व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स लीविंग द सरफेस, और कुछ पूछा है
नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ें दी हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है और एक रेडियस दिया है। ठीक है, और बात जो कर रहे हैं सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए तीसरा वाला जो केस लगेगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है वहाँ से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये निकालना है। ठीक है, चार्ज कितना इसके अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, सिग्मा, जो हमने आपको बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा होता है, सेकंड वाला होता है क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, तो कुछ सिग्मा का फॉर्मूला था Q/4 कैपिटल R का स्क्वायर, सिग्मा होता है। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन जो हम लोग देखते हैं, यार समझ लेना तुम लोग, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, ये गिवन सारी चीज़ें लिख ली हम लोगों ने, ये सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सिग्मा इक्वल टू कुछ सिग्मा की वैल्यू दे रखी 80 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ माइक्रोकुलाम हो गया। ये क्यू की बात हमें निकालनी है, रेडियस उन्होंने दे रखी है कुछ क्या 1.2 मीटर, तो 4 पाई 1.2 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 करेंगे, तो यहाँ से कुछ Q की वैल्यू आ जाने वाली है सॉल्व करने पर 1.45 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना बेसिक सा क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाने चाहिए। ठीक है, दूसरा पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे, इसको पॉज करके आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपने लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है Q/ε0। गॉस लॉ में पढ़ा है ना, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। Q इसके अंदर क्या है, Q इनसाइड कितना, अभी हम लोग Q देख लिया है, और ε0 की वैल्यू हमें पता है कुछ 8.85 × 10⁻12, और ये देखा अभी 1.45 × 10⁻³ तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है 1.64 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कितना ही सिंपल है, कितना ही आसानी से समझा जा सकता है। अब हम लोग जो इसका एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, कुछ इसमें क्वेश्चंस अच्छे लेके चलेंगे। इसके अलावा कुछ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जिस पे एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल जो इसी पे दिया हुआ है, उसको भी एक बार कंसीडर करेंगे। और जो हमने बताया था कि 3 एक साथ हो जाएंगे, जो चौथा होगा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर करिएगा। ये आपका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो तो क्या पढ़ाने का तो और माने, लेकिन यार डाल दें।